सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को आरोह भाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है आत्म परिचय, जो कि कविता है और किसके द्वारा रचित है? कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आत्म परिचय क्या है। आत्म परिचय से ही वो हो जा रहा कि मतलब खुद को जानना। तो कवि कहते हैं, कवि का मानना है कि समाज को जानना उतना कठिन नहीं है जितना स्वयं को जानना है, जितना स्वयं को जानना कठिन है। कवि के अनुसार समाज को तो आसानी से आप जान सकते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में जानना अत्यंत कठिन है। कैसा? और कवि कहते हैं कि समाज व्यंग करता है, ताना कसता है, फिर भी हम समाज में रहते हैं, क्योंकि इसके समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन कवि चाहते हैं कि समाज एक ऐसा समाज बने जहाँ प्रेम हो, शांति हो और आपस में मतलब सब मिल के रहें। इसमें कवि का कहना यही है कि इस दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम का अभाव है और कला है, फिर भी आदमी इसमें जिए जाता है। और कभी ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ प्रेम हो और शांति हो। वो वाला प्रेम नहीं भैया कि जिसमें बस तेजाब डाल दे रहे हैं। इसलिए प्रेम किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें मतलब निश्चल प्रेम, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना। ठीक है। तो कभी कहते हैं कि दुनिया का और मेरा, दुनिया जो है और उनका संबंध प्रीति कला का है। मतलब प्रेम भी करते हैं और कला भी, क्योंकि समाज में कला बहुत है, फिर भी वो समाज को प्रेम भी करते हैं। इस एक वाक्य में उन्होंने कविता का पूरा सार कह दिया है। ठीक है। कवि के लिए मतलब समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ सब लोग मिलकर रहें और शांति से रहें। तो और कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907 इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 2003 मुंबई में। इलाहाबाद में जन्मे थे और निधन मुंबई में हुआ था। ये इनकी मधुशाला बहुत ही जो कविता है बहुत ज़्यादा पसंद की गई। ये भी बहुत अच्छी कविता है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? पहला पॉइंट, हरिवंश राय बच्चन जी। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आत्म परिचय कविता की काव्य शैली कैसी है? इसकी काव्य शैली कैसी है? आत्मकथात्मक शैली। ठीक है, आत्मकथात्मक शैली। जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग शुरू अच्छे से पढ़ते जाइए और आप लोगों के पेपर में देखने का मिलेगा, ऐसा प्रयास है। और अच्छे से पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी में। मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा कोशिश है कि मिलेगा देखने को, और नहीं मिलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तीसरा पॉइंट, कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिर रहा है? जग जीवन का। मतलब उसे पूरे जग का चिंता है। तो कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिर रहा? जग जीवन का। कवि इस दुनिया में कैसे जिए जा रहा और इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से दर्ज किया गया है कि कवि इस दुनिया में कैसे जिए जा रहा। मतलब इस दुनिया से अलग तो हो नहीं सकता, इसलिए जैसे सब जिए जा रहे हैं वैसे कवि भी जिए जा रहे हैं। जग जीवन में कौन सा अलंकार है? जग जीवन में कौन सा अलंकार है? जा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण जैसे क ख ग ये वर्ण होता है, तो एक वर्ण की आवृत्ति हो बार बार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अलंकार भी समझते जाइए जिससे कि अलंकार पूछ ले तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। कभी इस दुनिया के लोगों में क्या बांटता फिर रहा? निश्चल प्रेम का। मतलब ऐसा प्रेम हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, बिना स्वार्थ रूपी प्रेम। ठीक है, उसी में तो त्याग होता है। अगर प्रेम में स्वार्थ है तो प्रेम नहीं हो सकता। सातवां देखिए, कवि के प्रिय ने अपने से स्टार को झंकृत कर दिया, मन रूपी वीणा को। किसको झंकृत कर दिया? उनके मन रूपी वीणा के। आठवां पॉइंट, मन रूपी वीणा के तार को झंकृत करें से क्या क्या तात्पर्य है? दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। क्या
से क्या कथा है गलत लिखा हुआ है, और यहाँ स्टार नहीं तार है, तार। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्षमा करिएगा। मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करें से क्या तात्पर्य है? दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ होना कि आपके अंदर का जो अंदर की भावना में, मतलब ऐसा लगे कि आपके मन को छू जाए। कुछ आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें, किसी की बात मन को छू जाना, किसी का जैसे माँ से प्रेम करना या भाई से, उनकी बातें दिल को छू जाना, ये कहने का मतलब ये है। सांसों के दो तार से क्या अ, ले सांसों के दो तार से क्या लेटर है, ये भी मिसप्रिंट है। सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है? जीवन जीना, है ना। सांसों के दो तार से तात्पर्य है जीवन जीना। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया? सुरा मतलब एक सुरा होता है शराब का सुरा, और यहाँ कवि ने किस सुरा का पान किया है? स्नेह सुरा। स्नेह मतलब प्रेम की, वो स्नेह आपके अपने बच्चों से भी हो सकता है, माँ से, बाप से, किसी से भी स्नेह हो सकता है। तो कवि ने स्नेह सुरा का पान किया है। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय का उपमान ना, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में। जैसे मुख चंद्र है ना, जैसे ऐसे कहा जाता है मानो चंद्रमा, चंद्रमा जो है उसका मुख जो है चंद्रमा के समान, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऐसे कह दे रहे मुख चंद्र है ना। तो जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो मुख ही चंद्रमा है। तो ऐसे यहाँ क्या है? स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? रूपक। तो यहाँ का है स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब। तो यहाँ स्नेह, जो स्नेह सुरा मतलब प्रेम की शराब एक तरीके से ना, तो वही स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। मतलब इतना प्रेम है, प्रेम की भावना है, तो उसी को, जैसे मुख चंद्र, मुख ही चंद्रमा है, उसी तरह प्रेम ही शराब है, वो उसका तात्पर्य यही हुआ, रूपक अलंकार। कभी नशे में मस्त है, मतलब शराब पी के नशे में मस्त नहीं है, प्रेम रूपी सुरा, ठीक है, प्रेम रूपी सुरा में मस्त है। कभी किसकी परवाह नहीं करता है? इस दुनिया की। हाँ, कवि इसमें ये भी कहे कवि जी कि कविता में कि मतलब उनकी इच्छा होती है कि इस दुनिया की परवाह ना किए कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा, क्या कर रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं अपने हिसाब से इस दुनिया में जिए जाऊं। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? वैभवशाली, जहाँ मतलब चापलूस हों, हमें महल चाहिए और घर हर चीज़ चाहिए, तो वो वैभवशाली में सब कुछ आ जाता है, कार गाड़ी सब चाहिए, महल चाहिए, तो ऐसे संसार को कवि ठुकरा देना चाहते हैं। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? चापलूसी और स्वार्थी लोगों से। तो कवि के अनुसार इस दुनिया में चापलूसी और स्वार्थी लोग तो बहुत हैं। कवि जगत को क्या देना चाहता है? कवि जगत को क्या देना चाहता है? निश्चल प्रेम रूपी सौगात ना। कवि इस संसार को निश्चल रूपी प्रेम की सौगात देना चाहता है। कवि का सपना क्या है? मतलब कभी इस संसार के बारे में कैसा सपना देखते हैं? जैसे हम लोग भी सपना देखते हैं, जैसे इस समय आप लोग सपना देख रहे हैं कि आपका KVS में हो जाए, आप लोग टीचर बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ज़रूर बनेंगे। तो उसी तरह कवि के सपना, मेरा भी कोई सपना है, सभी का सपना होता है। बिना सपने का आप जीवन कैसे जी सकते हैं? अगर आपके पास सपना है तभी तो उद्देश्य बनेगा, और उद्देश्य होता है तभी जीवन जीने में मज़ा आता है। तो कवि का सपना क्या है? इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। कवि ऐसे समाज की कल्पना करता है। 18वां, कवि अपने साथ कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्निल संसार, यानी सपनों का संसार। कवि के अनुसार इस दुनिया को अपारदर्शी या अधूरा बनाता है क्या अपारदर्शी अधूरा बनाता है? प्रेम का अभाव। इस दुनिया में प्रेम का अभाव है, सब स्वार्थी हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, किसी की तरक्की देखकर कोई खुश नहीं होता कि
अरे ये बन गया, मैं नहीं हो पाया, अरे वो बन गया तो कल आप भी बन जाओगे। किसी से घृणा मत करिए। कभी अपने हृदय में सदैव क्या जलाते हैं? प्रेम रूपी अग्नि। कभी अपने कर्म योग के समान मानते हैं, जो सुख दुख में हमेशा अच्छा रहता है। मतलब सुख हो या दुख में हमेशा एक सा रहता है। ये एक अच्छा रहता नहीं, एक सा रहता है, बहुत मिसप्रिंट। जो सुख दुख में हमेशा एक सा रहता है तो कभी उसे कर्मयोगी मानते हैं। भाव सागर में कौन सा अलंकार है? इसमें भी रूपक अलंकार है। भाव सागर, भाव सागर मतलब जो भाव है, भाव का मतलब भाव से सागर को कैसे पार करना है ना। तो भाव सागर में रूपक अलंकार है। सुख दुख में कौन सा समास है? रूपक अलंकार को आप लोग अच्छे से, मतलब सारे अलंकार को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे रूपक में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उसी तरह अब भाव की मीनिंग थोड़ा भूल गया है। और जैसे सुख दुख में कौन सा समास है, तो जहाँ और युग्म बनता है, जैसे द्वंद्व समाज है। सुख और दुख यानी दूसरा समाज, यहाँ भी द्वंद्व समाज है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जैसे माता पिता, माता और पिता, जहाँ और शब्द का लोप हो वहाँ द्वंद्व समाज। और शब्द से इसको सुख और दुख को जोड़ दिया गया है तो वहाँ द्वंद्व समाज होता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता है सुख दुख दोनों में मग्न रहा हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? देखो, मैं जला हृदय में अग्नि, ठीक, फिर दहा करता है सुख दुख दोनों में मग्न रहा। सुख और दुख दोनों क्या है? विपरीत हैं एक दूसरे के, तो इसलिए इसे विपरीत या विरोधाभास अलंकार भी कहा जाता है। अच्छे से लाइन को पढ़ोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। और सुख दुख है ना, दोनों दो चीज़ अलग अलग है। मैं जला हृदय में अग्नि, अग्नि है, दहा मतलब उसे दाह किया जाता है, जैसे दहा दिया जाता पानी में, ये भी अलग है। सुख दुख ये भी दोनों विपरीत हैं। तो इसका मतलब जब दो विरोधी व पदार्थों का संयोग एक साथ हो जाए, सुख दुख, तो उसे क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। जैसे सुलगी अनुराग की आग, जल से भरपूर तड़ाक। आग और जल दोनों अलग अलग है कि नहीं? विपरीत है। वैसे सुख और दुख भी दोनों अलग अलग है, ठीक। अब देखिए 25वां पॉइंट, कभी कौन सी उम्र का उन्माद लिए फिर रहा? कभी मतलब कौन सी उम्र का उन्माद? यौवन, जब वो यौवन था उसका उन्माद लिए फिर रहा है। कवि के यौवन का उन्माद में भी क्या छुपा है? अवसाद। अवसाद मतलब दुख है ना। उन्माद में क्या छुपा है? अवसाद। मैं यौवन की उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। में कौन सा अलंकार है? फिर विपरीत अलंकार यानी विरोधाभास। उन्माद और अवसाद। उन्माद एक अंदर से खुशी होती, उत्साह होता है। अवसाद मतलब दुख होता है। कवि के अनुसार अहंकारी के आगे टिकने नहीं देता प्रेम और ज्ञान को। अगर आपके अंदर प्रेम और ज्ञान है तो अहंकार आपके अंदर कभी आएगा ही नहीं। 29वां पॉइंट, इस दुनिया में लोग क्या रहते हैं? धन और भौतिक सुख सुविधाओं से के साथ रहते हैं। सही बात है, सभी लोग। बिना इसके ज़िंदगी भी नहीं जी जा सकती। प्रेम से पेट नहीं भरेगा, यह हमारा मानना है। 30वां, मैं और जग और चौक, चौक का नाता, ये अच्छे से समझिए। मैं जगह पहले दूसरे तीसरे और का मतलब समझे। मैं और जग और चौक, चौक का नाता, इसमें और 3 बार आया है। इन तीनों का अर्थ पहले समझिए। पहला और कवि के लिए है, ठीक। कवि के पहला अंक और कवि के लिए अपने लिए, दूसरा और संसार के लिए, और तीसरा और संसार और कवि दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ और के 3 अर्थ हैं। जब एक ही वाक्य के 3 एक से अधिक अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। तभी पूछेगा मैं और जग और कतार,
यहाँ देखो फिर मिसप्रिंट हो गया है। और चौका का नाद में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ठीक है। और का तीनों बार अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। कवि की वाणी जैसी है, कैसी है? शीतल है। कवि के शब्दों में कवि के शब्दों में ये आज बहुत मिसप्रिंट है, माफ़ करिए, ये गलत है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन जैसे आग है ना, रोदन में। शीतल वाड़ी में आग आग के लिए फिरता हूँ, आग लिए फिरता हूँ में कौन सा अलंकार है? विपरीत अलंकार। शीतल और रोदन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 35वां, जब कवि का दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया, तब लोगों ने इसे क्या कहा? गीत कहा। जब कवि का दिल अपने प्रिय के लिए रोया तो इसे लोगों ने क्या कह के पुकारा? गीत। कवि फूट पड़े तब लोगों ने क्या समझा? छंद बनाना। विश्व कवि को किस रूप में अपनाती है? कवि के रूप में। कवि अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहते हैं? प्रेम दीवाने के रूप में। मतलब वो प्रेम, जैसे मीराबाई थी प्रेम दीवानी, उसी तरह कवि अपना भी रूप प्रेम दीवाने के रूप में बनाना चाहते हैं। कवि इस दुनिया में किस वेश में फिरते हैं? दीवाने के वेश में। कवि दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मौज मस्ती से जीवन भर, मतलब जीवन जीना चाहिए। मौज मस्ती से कवि के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल मौज मस्ती करते हुए जीवन जीना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अपनी ज़िंदगी सही से गुजार पाएंगे। ये तो कवि की बात होगी। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तो संसार के लोग पृथ्वी पर अर्थ जोड़ते हैं। अर्थ का मतलब सब कुछ आ जाता है ना। मकान, कपड़ा, गाड़ी, खाना पीना, इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील, वैभवशाली। तो कवि जो हैं वैभवशाली समाज को ठुकराते हैं, संसार को। कवि उन्माद से क्या लिए फिरते हैं? अवसाद लिए। अवसाद, एहसास, अहसान, अवसर। उनके अंदर उन्माद है तो एक दुख भी है, अवसाद लिए फिरते हैं। एक गीत कविता में कवि ने समय में कैसा माना है? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? समय परिवर्तनशील है। एक गीत भी इनकी कविता है इसी में। ठीक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, इसलिए कवि हताश और दुखी क्यों है? पत्नी से तरह को नहीं खरड़, अरे नहीं भाई, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछड़ने के कारण दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश क्यों है? इसीलिए हताश है। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हैं? प्रसन्नता का, उत्साह का, विहलता का, घृणा का। विहलता का मतलब वो व्याकुल हैं, प्रसन्न भी हैं, दुखी भी हैं, व्याकुल भी हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे? एक गीत पोएम में है जहाँ चिड़िया अपने बच्चों को एक घोंसले में, चिड़िया ने घोंसले में बच्चे दिए, अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकल आए। तो बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? नीड़ से, खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ों से। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया को कि किस क्रिया से प्रकट होती है? चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से, तेज उड़ने से। तेज उड़ेगी तभी तो जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचेगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परोस में क्या भरता है? एक गीत भी इनकी कविता है इसी में, इसी आत्म परिचय, उसके बाद एक गीत है। शिथिलता, विकलता, चंचलता, विहलता। चंचलता, जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में नीड़ों से झांक रहे, उसके बच्चे अपनी माँ को इंतजार कर रहे से अपने घोंसले से झांक कर। मुझसे मिलने को कौन विकल है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न
उनमें क्या भरता है? शिथिलता, बिहल चंचलता, बिहलता, आश्चर्य, बिहलता भरता है। पतंग कविता में खरगोश की आँखों जैसे किसे कहा गया है? लाल सवेरा, बौछार और तला कागज, लाल सवेरा। मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता। गीत का प्रश्न परों को कैसे कर देता है? शिथिल कर देता है। इस मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब कि दिन जल्दी जल्दी ढल जा रहा है, इसलिए ये शिथिल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? शिथिल। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, करना या आंसू बहाना। कवि के फूट पड़ने को समाज ने छंद बनाना कहा है। आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद, निष्क्रियता। आत्मपरिचय में की कविता में कवि का संदेश है कि जीवन को मस्ती भरा जियो। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थका पंथी या कारीगर। थका पथिक होगा। थका पथिक परेशान रहता है कि अगर रात हो गई तो रात कहाँ जाऊंगा। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरिवंश राय बच्चन जी हैं आत्मपरिचय के कवि। कवि किसका भार लिए फिर रहा? घर भार का, कार्यालय का, जगजीवन का, आसपास का। जगजीवन का भार लिए कवि फिर रहा। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास, प्यार। कवि अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा। कभी किस सुरा का पान करा? सुरा वही शराब, मतलब यहाँ अलग चीज़ है। स्नेह, उमंग, उत्साह, द्वेष। तो स्नेह का सुरा लिए कवि फिर रहा है। कब पान करता है? कवि कैसे संसार लिए फिरता है? अर्थात आदर्श, स्वप्निल, सुखी। तो कवि स्वप्निल संसार लिए फिरता है। कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? स्मृतियाँ, अग्नि, कल्पनाएं, स्नेह, अग्नि। कवि जो है अपने हृदय में अग्नि जलाए फिरता है। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिर रहा? यौवन का, बता। वृद्ध का, प्रौढ़ का, युवा का, किशोर का। तो युवा का उन्माद लिए फिरता है। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, रास, राज। तो कवि अपने रोदन में अवसाद लिए फिरता है, राग लिए फिरता है। कवि की वीणा कैसी है? मृदुल, कठोर, उग्र, शीतल। तो कवि की वीणा शीतल है, जो उसके कोमल मन को झंकार देती है। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानते हैं? प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। तो कवि दुनिया का एक दीवाना मानते हैं अपने को। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? संतावना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का। तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिरता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? ऊपर हमने लिखा है, उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। 1907, 1908, 1909, 1910। तो कवि जी हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। और निधन, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो निधन हुआ था इनका मुंबई में। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा? पथिक के, पंथी, पर्वतारोही, सैनिक, खिलाड़ी। तो जो पथिक है उसके मन में यह विचार आएगा कि अभी तो मंजिल बहुत दूर है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? प्रसाद, निराला, दिनकर, बच्चन जी का ही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? कबूतर, चिड़िया के बच्चे, पंथी। तो पथिक जो है जल्दी जल्दी, पंथी मतलब वही जल्दी जल्दी चलता है। किसके बच्चे प्रत्याशा में है? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के। तो गीत में चिड़िया को ही दिखाया गया, तो चिड़िया के बच्चे ही
प्रत्याशा में रहेंगे। ये क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं करता। घर जाकर वह क्या करेगा? उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं। उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। घर जाते हुए कवि का पग शिथिल क्यों हो जाता है? घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, इसलिए उसका क्या पग शिथिल मतलब धीरे हो जाता है। बच्चों की याद आती है चिड़िया क्या करती है? चीं चीं करती, तेजी से उड़ती, दाना चुगती है, पंख फैलाती, तेजी से उड़ जाती है। मुझसे मिलने कौन विकल है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का प्रश्न क्या? शिथिल, चंचलता, बिहलता, उपयुक्त सभी। बिहलता, मुझसे मिलने को कौन विकल है? दिन जल्दी जल्दी ढलता, बिहलता। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जो मिस प्रिंट हुआ है उसके लिए क्षमा करिएगा, और आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी ज़रूर देखा करिए। उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।